यस, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था चुनाव होते हैं और कौन कौन चुनाव दे सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है, पूरे देश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, ये हमने सब देखा था। ठीक है। अब नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट क्या होता है? जब चुनाव डिक्लेयर होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, हर एक क्षेत्र में या जो एरिया है या जो सीट है वहां पर अपने अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं। ठीक है ना। वोट देने के लिए 18 ईयर्स चाहिए, पर किसी भी चुनाव में खड़े होने के लिए 25 ईयर्स का एज होना लागू रहता है। ठीक है। तो अगर आप समझो किसी पार्टी से आप खड़े होना चाहते हो चुनाव, तो आपकी एज एटलीस्ट 25 होनी चाहिए। ठीक है। व्हेन देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शन टू एनुअल टू एक यही रहता है कि आप लोग एज 25 होनी चाहिए। इसके अलावा चुनाव लड़ने पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अभी थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लगी है, जैसे देर आर सम रिस्ट्रिक्शन ऑन द क्रिमिनल्स। अगर कोई क्रिमिनल है, उसके ऊपर कोई एफआईआर वगैरह है और उसका अगर केस साबित हो गया है और वो जेल में है, तो कोई कंडीशन कैसी है, उसने क्राइम किया है पर अभी तक उसके ऊपर प्रूफ नहीं हुआ, हो सकता है वो जेल में हो सकता है जेल में हो, बट अभी उसका पूरे उसके ऊपर लागू नहीं हुआ कि भाई वो क्राइम कर चुका है, अभी सस्पेक्ट है, वो स्टिल चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अगर किसी पर क्राइम साबित हो चुका है और उसके लिए जेल काट रहा है, जैसे लालू जी अभी जेल काट रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल में है पर हॉस्पिटल वाली जेल में है, पर वो चुनाव नहीं लड़ सकते, तो रिस्ट्रिक्शन है क्रिमिनल्स के ऊपर, दिस अप्लाई इन द वेरी एक्सट्रीम केसेस। ठीक है। तो नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, जो कैंडिडेट उनको लगता है ये पार्टी को जिता सकता है, उसको अपनी तरफ से टिकट देती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टिकट। पार्टी का नॉमिनेशन नॉन एज पार्टी टिकट। ठीक है। तो हर कोई उसके बाद क्या करता है, हर जगह इलेक्शन कमीशन रहता है, वहां पर उनके ऑफिस होते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर अपना एक फॉर्म भरना पड़ता है। जिस तरह स्कूल में आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, वैसे ही आपको एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है कि भाई हम ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब इसमें काफी कैंडिडेट कैसे होते हैं, जो अलग अलग पार्टीज के होते हैं, कांग्रेस का होगा, बीजेपी का होगा, शिवसेना का होगा, मनसे का होगा, तो अलग अलग पार्टी कैंडिडेट होते हैं। ठीक है। अब उनको फॉर्म के साथ साथ में एक मनी भी डिपॉजिट करना पड़ता है, सिक्योरिटी अमाउंट। सिक्योरिटी अमाउंट कुछ अमाउंट रहता है, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, समथिंग अमाउंट रहता है। चुनाव के चुनाव पे डिपेंड करता है, लोकसभा का चुनाव के लिए अलग रहेगा, राज्यसभा के लिए अलग रहेगा, पंचायत या यहाँ पर चुनाव होने से एक मनी अलग रहेगा। उनको और क्या क्या करना पड़ता है, उनको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है। उसमें क्या क्या डिटेल रहता है, उसमें एक तो रहता है अगर आपने कोई सीरियल क्रिमिनल केस आपके अगर पेंडिंग है, तो जो भी टिकट मिली है और वो चुनाव के लिए खड़ा होना चाहता है, तो उसको अपने फॉर्म में लिखना पड़ता है, एक डिक्लेरेशन फॉर्म में, भाई मेरे ऊपर ये केस लगा हुआ है बट ये केस अभी पेंडिंग है। ठीक है। उसके बाद उसको बताना पड़ता है उसके एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटी कितनी है, उसके पास, उसकी फैमिली के पास, मतलब कितनी जमीन है, कितने पैसा है, कितना सोना चांदी, बैंक बैलेंस, कितना कैश, ये सब उसको पूरा डिस्क्लोज करना पड़ता है। फिर उसको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना पड़ता है, भाई मैं कहाँ तक पढ़ा हूँ। ठीक है। ये सब डिटेल उसको अपने नॉमिनेशन फॉर्म में भरनी पड़ती है। और ये डिटेल क्या है, जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट होती है, ये पब्लिकली सबको बताया जाता है, ये डिटेल सबको पता, ताकि वोटर को मौका मिले चूज करने का, भाई मैं कौन से कैंडिडेट को वोट करना चाहता हूँ या वोट करना चाहती हूँ। या तो क्लियर सबको? अभी देखो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वाई देर इज नो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होल्डिंग सच इंपॉर्टेंट पोस्ट। तो अभी भी देखा गया है, जो पंचायत चुनाव होते हैं, ग्राउंड लेवल के चुनाव होते हैं, उसमें एटलीस्ट कोई 10वीं या 12वीं तक का आपका पढ़ाई होना चाहिए। लेकिन आप एमएलए, एमपी बनने के लिए आपको किसी भी चीज का एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, आप अंगूठा टेक हो तब भी आप नेता बन सकते हो देश के। ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आज नो रिलेवेंट टू एनी काइंड ऑफ जॉब, ये एक तरह से जॉब ही है, उसमें कोई आपको वो नहीं चाहिए। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम है, उसके लिए भाई कोई वो चाहिए आपको एजुकेशन डिग्री नहीं चाहिए, अगर आपको खेलना आता है तो आप खेल सकते हैं। तो उसी तरह एमएलए हो या एमपी हो, तो उसको क्या होना चाहिए, ही हैज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पीपल कंसर्न, भाई लोगों की भावनाएं समझ सके, उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने सके, उसमें सॉल्यूशन ढूंढ सके उनका। तो जो ऐसा कर सकता है, उससे वो नेता बनने का अधिकारी बनता है। मतलब पढ़ा लिखा नहीं होगा तो भी चलेगा,
ये विडंबना है देश की। एक आईएएस बनने के लिए, इनको बनने के लिए इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन नेता बनने के लिए कोई पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। ठीक है, इवन एजुकेशन वाज रिलेवेंट, इट शुड बी लेफ्ट मैनी पीपल टू डिसाइड। तो मतलब एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है, अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो अलग बात। इन अवर कंट्री पुटिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन वुड गो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। जिसको माना जाता है भाई अगर आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगा दिया, ये डेमोक्रेसी स्पिरिट है। क्यों भाई, मुझे चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है ना, डिप्रीविंग मेजोरिटी ऑफ द कंट्री, कि भाई अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या देश की सेवा नहीं कर सकता, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। भाई हम तो अपने इलाके में अच्छी सेवा करते हैं, हम समाज सेवा करते हैं, तो हम बड़े लेवल पे क्यों नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा तो देश की 90% ऑफ सिटीजन्स 90% ऑफ सिटीजन देश के एलिजिबल नहीं है। मतलब अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक क्राइटेरिया लगा दे कि भाई एक ग्रेजुएशन लगा दे, भाई अगर 12th के बाद जो ग्रेजुएशन होती है, बीए होता है, बीकॉम होता है, बीएससी होता है, इंजीनियरिंग होता है, अगर देश समझो क्राइटेरिया लगा दे भाई आपने ये ग्रेजुएशन किया होगा तो ही आप चुनाव लड़ सकते हो, तो ऐसा होगा कि केवल 10% लोग चुनाव लड़ पाएंगे, 90% चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे। तो लगता है भाई हमारे फ्रीडम ऑफ राइट पे वो है, हमला है कि हमको चुनाव लड़ने नहीं दिया गया। तो ऐसे कई सारे आर्गूमेंट दिए गए। ठीक है जी, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में ये देखो, एक स्टेट का इलेक्टोरल रोल कैसा रहता है, मतलब जो बनता है ना वोटर लिस्ट पूरा, वो ऐसा होता है। जैसे यहाँ पर आपका आएगा, ये मिजोरम का दिया है। ठीक है, मिजोरम में ये रिवाइज कब हुआ, कब क्वालिफाइड डेट इसका, ठीक है, डेट पब्लिश कब किया गया इसको। ठीक है, इसमें क्या क्या है, ये कौन से गांव का डाटा है, ये कौन सी पोस्ट ऑफिस के अंदर आता है, कौन से ब्लॉक के अंदर आता है, ये कौन से पुलिस स्टेशन के अंदर में आता है, उधर कौन सा सब डिवीजन है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ का पिन कोड है। मतलब ये समझिए एक गाँव का वोटर लिस्ट है, तो पूरा कैसे दिखता है, ऐसे रहता है। ठीक है, जैसे आपका डिगी है, डिगी तालुका हवेली विशांतारी स्टेशन के पास में आता है, तो डिगी स्टेशन भी है, तो ऐसे उसको लिखा जाएगा। ठीक है, अब ये पोलिंग स्टेशन कैसा है, जर्नल है ना, टाइप ऑफ पोलिंग स्टेशन जर्नल, इसमें कोई जाके वोटिंग कर सकता है। अब इसमें बताया गया है मेल कितने हैं 93, इसमें से 93 में फोटो लगाया है, फीमेल कितने 88, सबका फोटो मिला हुआ है। टोटल 181 कैंडिडेट हैं, मतलब टोटल 180 वोटर्स हैं जो यहाँ पर वोट दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हर एक कैसा नाम रहता है, जब आप को वोट देने जाओगे तो ये जो इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी लोग होते हैं, उनके पास एक वोटर कार्ड ऐसे होता है, पूरा वोटर लिस्ट होता है, जहाँ पर वो चेक कर सकते हैं भाई इस बंदे का नाम है क्या, इसके पापा का नाम क्या है, इसके घर का नंबर क्या है, इसकी एज क्या है, मेल है फीमेल है, उसकी फोटो रहती है, तो उससे आपके आईडी प्रूफ को मैच करते हैं। तो अगर आपका मैच करता है तो आप वोट दे सकते हैं। तो इस तरह से आपकी वोटर लिस्ट दिखती है। ये आपके मम्मी पापा जो होते हैं, जिनका वोटर आईडी कार्ड होता है, जो चुनाव में वोट देने जाते हैं, तो वो ऐसी लिस्ट को देख सकते हैं। ठीक है जी, ये जस्ट सैंपल है वोटर लिस्ट का। चलिए जी, अभी कुछ मैच द फॉलोइंग से। ठीक है, जैसे यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी कौन सा होगा इसमें, चार ऑप्शन में से। फर्स्ट वाला ए, बी, सी और डी। ओके, जय कहता है टू 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 टू, यस मैक्सिमम लोग करेक्ट है। यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी मतलब एवरीवन हु इज 18 years old and older has a right to good। चलिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीकर सेक्शन कौन सा होगा इसमें, ए बी सी डी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीकर सेक्शन, गुड, आप लोगों ने एकदम सही पकड़ा। रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर द एससीज एंड एसटीज, गुड। थर्ड वन, ओपन पॉलिटिकल कंपटीशन। ओके, अखिलेश का गलत है, जे एंड यश का सही है। ओपन पॉलिटिकल कंपटीशन में एनीवन कैन फॉर्म ए पार्टी एंड कॉन्टेस्ट इलेक्शन, ये है ओपन पॉलिटिकल कंपटीशन। भाई आप भी चुनाव लड़ सकते हो, अकेले भी, आप किसी पार्टी के थ्रू भी चुनाव लड़ सकते हो, आप पार्टी बना के भी चुनाव लड़ सकते हो। वन वोट वन वैल्यू मतलब एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी, जो भी सीट्स होती हैं हर एक जगह रफली सेम पॉपुलेशन होती है, इसलिए उसी हिसाब से उसको डिवाइड किया जाता है, लोकसभा की सीट हो चाहे राज्यसभा की सीट हो। ठीक है जी,
चलिए गुड। अब नेक्स्ट है, अब मैंने क्या किया, इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, मुझे किसी पार्टी ने बोला भाई आप चुनाव लड़ सकते हो, मैंने अपना फॉर्म भी भर दिया। अब फॉर्म भरने के बाद क्या होता है, फॉर्म भरने और चुनाव में कुछ दिन होते हैं, तकरीबन आपको 15-20 दिन, एक महीने का टाइम मिलता है। उस टाइम आप क्या करते हो, अपने लिए आप कंपेनिंग करते हो कि भाई आप लोग मुझे वोट क्यों देंगे। मैं पब्लिक के पास जाऊंगा, मैं घर घर जाऊंगा, मैं रोड शो करूंगा, मैं बड़े बड़े रैलीज लूंगा। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्शन कंपेनिंग, है ना। तो उसमें हम पब्लिक को क्या बताएंगे, भाई हम आपके लिए क्या करेंगे, ये पहले वाली पार्टी ने क्या नहीं किया, क्या किया। इसको बोलते हैं इलेक्शन कंपेन, जिसका मेन पर्पस क्या होता है, गिवन ए पीपल टू चांस टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसी दे प्रेफर। हर कोई वादा करता है कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, इसको इलेक्शन कंपेनिंग बोला जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कुछ अच्छे अच्छे वादे हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज करती थी। ठीक है, इलेक्शन कंपेनिंग parties try to focus public attention on some big issues। ठीक है, तो हम बड़े बड़े इश्यूज, छोटे इशू लेके आते हैं। जब राष्ट्रीय सुरक्षा का बात होता है तो पाकिस्तान चाइना की बात की जाती है। जब लोकल इश्यूज होते हैं तो सड़क, पानी, बिजली, एजुकेशन, इस तरह के मुद्दों पर बातचीत। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे कुछ एजेंडा दिए गए हैं या स्लोगन दिए गए हैं जो कभी इलेक्शन कैंपेन में यूज हुए थे। ठीक है, कांग्रेस पार्टी में जब इंदिरा गांधी एक बार चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ। कब? 1971 में। आज तक गरीबी नहीं हटी। 70 साल से प्रयास चल रहा है, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। 30 साल इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, आज तक गरीबी हटी नहीं। इसका प्रॉमिस पक्का होते हैं, पूरे नहीं होते। ठीक है, तो इन्होंने क्या प्रॉमिस किया था, हम गरीबी हटाएंगे, आप लोग हमको वोट दो। तो जनता ने वोट तो दिया, लेकिन गरीबी आज भी वैसी है। फिर एक बड़ा फेमस नारा था, सेव डेमोक्रेसी। आजकल इसको आप बहुत सुनते हो, मोदी के खिलाफ ये काफी लोग यूज करते हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। आप लोगों ने सुना भी होगा, ये नारा दिया था जनता पार्टी ने। ये कांग्रेस जो बीजेपी है, ये पहले जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है। उस टाइम इनके लीडर थे जयप्रकाश नारायण, जो बहुत अच्छे व्यक्ति थे। जब इमरजेंसी लगी थी, है ना, द पार्टी प्रोमिस्ड टू अंडू एक्सेस कमिटेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। आप लोगों को याद है कि इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, उसके अगेंस्ट में तो जयप्रकाश नारायण खड़े हुए। उन्होंने जनता पार्टी की स्थापना की और लोकतंत्र बचाओ इसके लिए उन्होंने स्लोगन बनाया था, और उस चुनाव में जनता पार्टी जीत के आई थी। ठीक है, ये वो चुनाव था, बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव था ये, 1977 की बात। ठीक है, उसके बाद एक लेफ्ट फ्रंट है, आजकल तो बहुत छोटा हो गया। जब आजाद हुआ था देश, तब ये भी बहुत प्रोमिनेंट हुआ करता था। यूज द स्लोगन लैंड टू द टिलर। इसका मतलब ये था, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे, बड़े बड़े जमींदार होते थे, उनके पास तो बहुत सारी जमीन होती थी। ठीक है, बाकी सबको भी आवाज ब्रेक हो रहा है क्या? बाकी सबको आवाज क्लियर है या हमारे दो भाइयों को अनक्लियर है, मयूर एंड विशाल? यस, मयूर विशाल अपना नेट कनेक्शन प्लीज चेक कीजिए आप। तो लेफ्ट फ्रंट करके पार्टी था। ठीक है, तो आजकल तो बिल्कुल गायब हो गया, वेस्ट बंगाल से भी गायब हो गया। तो इन्होंने क्या किया था, भाई जो जिस जगह पे खेती करेगा वो जगह उसको मिलनी चाहिए, लैंड टू द पिलर। जो खेती करेगा जमीन उसकी होनी चाहिए। तो इन लोगों ने क्या किया, बड़े बड़े जमींदारों से जमीन छीन के उनको दी। इसको नक्सलवादी कहा जाता है। ठीक है, ये कब हुआ, बंगाल में 1970 के आसपास। ये स्लोगन था, लैंड टू द टिलर। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट टू द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ तेलुगु। ये टी रामाराव करके बड़े फेमस ये हीरो भी थे, और ये एक बड़े पार्टी भी थे। ये तेलुगु देशम पार्टी जो है तेलंगाना में, अभी इसको आंध्र प्रदेश बोलते हैं, अभी तो स्प्लिट हो गया, पहले आंध्र प्रदेश एक ही था, अब आंध्रा और तेलंगाना। तो आंध्रा में जो पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी, तो उसमें के रामाराव बड़े फेमस थे। तो तेलुगु के रिस्पेक्ट के लिए इन्होंने ये मूवमेंट चलाया था 1983 में। In democracy, it is best to leave political party and candidate to conduct their election commission free। मतलब एकदम इनको फ्रीली मौका देती है कौन, इलेक्शन कमीशन, अपने बारे में बताने का, अपने बारे में पूरा प्रचार करने का, ताकि वो जनता को प्रभावित कर सकें वो फ्यूचर में क्या करते हैं। बट इसके ऊपर भी रेगुलेशन लगाना बहुत जरूरी है। कंपेनिंग तो करना जरूरी है,
फ्री हैंड देना जरूरी है, बट स्टिल फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए कई बार हमको कुछ लॉज बनाने पड़ते हैं। तो कुछ इलेक्शन लॉ बनते हैं चुनाव के टाइम में, कुछ लॉज हमको बनाने पड़ते हैं, जिसमें ताकि कोई जो कैंडिडेट होता है वो जनता को डराए ना, ट्रिगर ना करे, उनको पैसा बांटने की कोशिश ना करे, धर्म के नाम पर राजनीति ना करे, कास्ट के नाम पर वोट ना मांगे। ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जैसे जो चीफ मिनिस्टर भी होता है, अगर वो चुनाव करने जाएगा, एक सेकंड बच्चों। यस बच्चा लोग, तो कई बार क्या होता है, पार्टी या कैंडिडेट है ना, ये वोटर को डरा भी सकते हैं और पैसा देने की कोशिश भी करते हैं। तो कोई कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम वोट ना मांगे। और जैसे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, मिनिस्टर्स जो होते हैं खासकर, तो उस टाइम जब आचार संहिता बोलते हैं उसको, जब चुनाव घोषित है ना, चुनाव होने वाला है, उसका क्या होता है, चीफ मिनिस्टर भी या कोई भी मिनिस्टर गवर्नमेंट का कोई भी रिसोर्स यूज नहीं कर सकता। जैसे उसके पास जो गाड़ी है उसको पर्सनली अपना यूज करना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट मशीनरी को यूज नहीं कर सकता अपने कंपेनिंग के लिए। ठीक है, उसी तरह जो लोकसभा में अपना प्रचार करना चाहता है, कंपेनिंग करना चाहता है, वो 25 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। अगर एमएलए का चुनाव है तो 10 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। ये गवर्नमेंट की तरफ से या जो इलेक्शन कमीशन है उसकी तरफ से रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। ठीक है, अगर इनमें से कुछ भी पाया जाता है तो क्या है, उसका उसके खिलाफ कोर्ट में जाया जा सकता है। अगर वो जीत, मान लो जीत भी गया और बाद में पाया गया कि अपने उसने उसने नॉमिनेशन फॉर्म गलत भरा है, ठीक है, उसने अपनी प्रॉपर्टी का डिटेल गलत डाला है, उसने अपना एजुकेशन का गलत डाला है, और वो इन में से किसी भी केस में पाया गया, तो मान लो अगर जीत भी जाता है तो उसकी सीट कैंसिल होती है, वहां पर दोबारा से चुनाव होता है। तो ये काफी अच्छा प्रबंधन किया गया है। ठीक है, तो और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ये सब इस पर एग्री करते हैं। इसको कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, हिंदी में इसको कहते हैं आचार संहिता। जैसे बिहार में अभी जैसे चुनाव का डेट जिस दिन भी डिक्लेयर होता है और चुनाव के रिजल्ट आने तक आचार संहिता लग जाता है। इवन देश इवन जैसे राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो कोई नई योजना नहीं बोल सकता। ठीक है, ओके, इसमें और क्या क्या है, आप किसी भी वर्शिप ऑफ प्लेस, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है, आप उनको अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए यूज नहीं कर सकते। ये भी रिस्ट्रिक्शन है। आप गवर्नमेंट के व्हीकल्स को, फ्लाइट्स को और ऑफिशियल्स को यूज नहीं कर सकते आपके प्रमोशन के लिए। जब एक बार इलेक्शन अनाउंस्ड हो जाता है, मिनिस्टर्स कोई भी फाउंडेशन स्टोन लगा, भाई मैं ये नया प्रोजेक्ट करूंगा या मैंने ये नया प्रोजेक्ट कर लिया है, और कोई भी ऐसा बड़ा डिसीजन जो हम गवर्नमेंट जो पब्लिक को बेनिफिट करेगा वो नहीं कर सकते तब चुनाव का डेट घोषित होने तक। यहाँ तक इसको डाउट, एनी डाउट क्लियर? चलिए, उसका क्या होता है,
चुनाव हो जाता है, मतलब कैंपेनिंग हो गई, अब चुनाव हो जाता है, ठीक है, लोग जाते हैं अपना अपना वोट डाल के आते हैं। फिर क्या होता है, इसको बोलते हैं पोलिंग बूथ। जब लोग अपना वोट डालने जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पोलिंग बूथ। ये कहाँ पर होता है, नॉर्मली स्कूल्स में सेटअप होता है या गवर्नमेंट ऑफिस में सेटअप होता है। वोटर रूम के अंदर जाता है, जो इलेक्शन ऑफिशियल्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी उंगली पर एक मार्किंग करते हैं, एक ब्लू कलर की इंक होती है जो कई दिन तक जाती नहीं है, ठीक है, और उसको वोट देना अलाउ करते हैं। तो जो कैंडिडेट होता है, आजकल तो मशीन कौन सी आ गई है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गई है, तो एक ऐसे मशीन टाइप की होती है, उसमें हर एक कैंडिडेट का वो साइन बना होता है और नाम लिखा होता है। तो आपको जो कैंडिडेट पसंद होता है, हम उसको जस्ट दबाते हैं और हमारा वोट उसमें काउंट हो गया था। पहले जो होती थी वोटिंग, उसको बोलते थे बैलेट वोटिंग। उसमें क्या होता था, एक पर्ची के ऊपर आप अपनी पर्ची वहां डालते थे, भाई मुझे इसका वोट देना है, वो पर्ची आपको देता था और आप पर्ची एक बॉक्स में डालते थे। बाद में एक एक करके पर्चियां काउंट होती थी। इससे पहले रिजल्ट आने में कई दिन लग जाते थे, लेकिन आज का रिजल्ट एक दिन में आया था। सुबह चालू होती है वो, सुबह 8 बजे नॉर्मली जितनी भी इलेक्शन होते हैं, सुबह 8 बजे काउंटिंग स्टार्ट होती है और 10-11 बजे तक ये समझ में आता है कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है। कई बार काउंटिंग रात भर चलती है, सुबह स्टार्ट होती है, रात भर चलती है, पर नॉर्मली 3-4 बजे तक एकदम क्लियर हो चुका होता है कि कौन जीतने वाला है, कौन नहीं। हर एक पार्टी का एक एक कैंडिडेट जब वोटिंग होती है उसको अंदर बिठाते हैं, ताकि भैया अगर कोई चीटिंग मीटिंग हो तो उसकी रिपोर्ट कर सकता है, ठीक है जी। आर द इलेक्शन टू एक्सपेंसिव फॉर ए कंट्री? यस, बिल्कुल सही बात है। अगर आप पूरे देश में देखोगे, हर व्यक्ति को अलाउ किया 25 लाख आप खर्च कर सकते हो, ठीक है। कितनी कितनी सीट्स हैं, 543। आप कैलकुलेट करके देखना जस्ट, ठीक है, कि कितना खर्चा होता होगा। आपने कितना अलाउ किया, 25 लाख। टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 543। और हर एक सीट पे मिनिमम 20 लोग तो खड़े होते हैं। 20 आपको छोटा काउंट बता रहा हूँ, नॉर्मली 20-30 भी होते हैं, किसी किसी 50 लोग भी होते हैं। तो आप सोचो वो कितना खर्चा होता होगा देश में। तो एक एस्टिमेट है कि 3,500 करोड़ वाज स्पेंड इन कंडक्टिंग लोकसभा 2014। ओके, देखो कई सारे फिगर थे, 30,000 करोड़, इसका मतलब 500 रुपये हर एक वोटर पे इतना खर्चा होता है। तो चुनाव बहुत महंगा होता है। हाँ, 25 लाख, यस, आप कैलकुलेट कर सकते हो उससे, ठीक है जी। तो ऐसा है, अगर गवर्नमेंट चुनाव में इतना खर्चा होता है, अगर उसको डिसाइड करे कि कुछ अच्छे काम करनी है तो बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। तो चुनाव बहुत महंगा है। हाँ, स्पेंड तो बहुत ज़्यादा करते हैं, ये तो सिर्फ ऑफिशियल फिगर है, ठीक है जी। आप समझो वोटिंग हो गई, अब वोटिंग के बाद रिजल्ट कैसे लगता है। तो देखो, इलेक्शन रिजल्ट इन गुलबर्गा, कर्नाटका में एक सीट है गुलबर्गा, 2014 में इलेक्शन हुआ था। तो टोटल 8 कैंडिडेटों ने वहां पर चुनाव लड़ा, ठीक है। इतने एलिजिबल वोटर्स थे जिन्होंने चुनाव जो वोट दे सकते थे, बट केवल इतने लोगों ने वोट दिया, ठीक है जी। इसमें जो है कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे, इन्होंने 5 लाख वोट जीते, मतलब 5 लाख लोगों ने इनको वोट दिया। तो अराउंड 50% वोट इनको मिला, तो बाकी लोगों उनसे कम मिला। जैसे इनको 50% मिला, फिर हाईएस्ट कौन है, 43, ये बीजेपी वाले हैं। बाकी देखो, बाकी परसेंटेज बहुत कम होता है, 1%, आधा परसेंट, 0%। तो इनका तो नाम ही होता है। एक नोटा करके एक वोट होता है। नोटा मतलब क्या होता है, आइडिया किसी को, व्हाट इज नोटा? दे स्प्रेड ऑल मंथ पब्लिसिटी, नहीं, व्हाट इज नोटा, NOTA। यस, किसी को वोट नहीं देना, मतलब जितने भी कैंडिडेट लिस्ट में है, मुझे कोई पसंद नहीं है तो उसको बोलते हैं नोटा। तो आजकल आप वो नोटा दबा सकते हो। जैसे अलग अलग पार्टी है, JDS, जनता दल सेक्युलर, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, BSP, बहुजन समाज पार्टी, BJP, भारतीय जनता पार्टी, AAP, इसका मेरे को आइडिया नहीं कौन है। ऐसी ये छोटी छोटी पार्टी है। IND मतलब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, मतलब किसी पार्टी का नहीं है, ये खुद खड़ा हो गया और ये लौटा, ठीक है जी। तो इस तरह से ये रिजल्ट लगता है। ये कौन देता है, ये इलेक्शन कमीशन इशू करता है। तो उससे वो कैंडिडेट जीत जाता है, उसको सर्टिफिकेट मिलता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, भाई तुम ये चुनाव जीत गए, ठीक है। चलो जी। अर्लियर द वोटर यूज्ड टू इंडिकेट हु वांटेड देम टू वोट, पहले वो स्टैंप लगती थी, बोले इसको बोलते थे बैलेट वोटिंग। एक बड़ा बॉक्स होता था, उसके अंदर पर्ची डाली जाती थी जिसके ऊपर कैंडिडेट का
नाम लिखा होता था, उसका पार्टी का नाम भी होता था, उसका सिंबल भी होता था। ठीक है। आजकल वोटिंग कैसे होती है, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसमें हम जैसे बटन दबाते हैं, हमारा वोट यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाता है। इससे क्या होता है, रिजल्ट थोड़ा फास्ट आता है। एक बार जब चुनाव हो जाता है, सारी ईवीएम सील्ड हो जाती है, उसको टोटली लॉक करते हैं, इनको एक सिक्योर लोकेशन पे लेके जाते हैं, वहाँ पर पूरा सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाता है, और जो एक फिक्स डेट होती है उस पर इन सबको खोला जाता है ना। और जो भी इसमें काउंटिंग की जाती है, जो जीतता है उसको डिस्प्ले किया जाता है। ओके जी, ये प्रोसेस होता है। उस दिन सारे टेलीविजन वाले, न्यूज़पेपर वाले सब इस इवेंट को रिपोर्टिंग करते हैं। खासकर जब लोकसभा का या राज्यसभा का चुनाव होता है, तो टीवी पे सारे दिन वही न्यूज़ चलती है, इतनी सीटें इसको मिली, इतनी सीटें इसको मिली, यहाँ से एक कैंडिडेट जीता, यहाँ से पीछे चल रहा है, जो पार्टी जीत रही होती है उसके पीछे सब लोग मीडिया वाले भागते हैं, जो नहीं जीत रही होती है एकदम सन्नाटा रहता है। कहीं पर मिठाइयाँ बट रही होती है, कहीं पर फुलझड़ियाँ लग रही हैं, मिठाई सब कुछ चलता है। ठीक है जी, आगे यस। व्हाट मेक्स इलेक्शन इंडिया डेमोक्रेटिक, चलिए ये पढ़ लेते हैं। वी a lot read lot of unfair practice in the election। ठीक है, इलेक्शन में अनफेयर होता है क्योंकि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ठीक है जी। तो कई बार न्यूज़पेपर और मीडिया ऐसे रिपोर्ट लगाता है, भाई ऐसे ऐसे हो गया। क्या क्या हो सकता है, इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति एग्जिस्ट नहीं करता, उसका नाम वोटर लिस्ट में आ गया, या मेरा नाम समझो किसी और स्टेट की वोटिंग लिस्ट में, मुझे यहाँ पर भी डलवा दिया गया कि मैं यहाँ भी वोट दे सकता हूँ, इसको बोलते हैं फॉल्स नेम। और दूसरा, एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम, मतलब मैं यहाँ का हूँ, मेरा वोटिंग कार्ड भी यहाँ का है, पर मेरा जब वोटर लिस्ट आई वहां से मैंने गायब कर दिया, तो वहां पर अगर मेरा नाम नहीं होगा, मेरे हाथ में वोटर कार्ड भी होगा, मैं तभी वोट नहीं दे सकता। तो ये गेम किया जाता है, कुछ पार्टी ये करती भी है। तो उसमें मैं, और वो लोग जो इस स्टेट के नहीं है, उनको ले आती है वोट डलवाने के लिए, और जो होते हैं उनके नाम गायब करवा देती है। ठीक है। और मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड ऑफिशियल्स बाय रूलिंग पार्टी, ये कई बार होता है। एक्सेसिव यूज ऑफ मनी बाय द रिच कैंडिडेट, तो कहने को तो 25 लाख होता है, करोड़ों में खर्चा होता है। ठीक है। इंटीमेशन ऑफ वोटर्स, है ना, मतलब कि वोट से एक दिन पहले डराना धमकाना, पैसे देना, ये करना वो करना, उनको लुभाने की कोशिश करना, ये सब एक्टिविटी की जाती है। ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज रिपोर्ट आर करेक्ट, ये होता है। ठीक है। तो क्या हमको दुखी होना चाहिए इन सब चीजों से, आपको क्या लगता है, क्या ये सब होता है तो आपको क्या लगता है कि चुनाव एक्चुअल में सही में जो रिजल्ट होता है, ये सही होता है गलत होता है, आप लोगों का क्या मतलब, क्या ये चीज रिजल्ट को इफेक्ट कर सकती है। हाँ, ये चीज गलत होती है, बट ये रिजल्ट को इफेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये अगर बड़े स्केल पे होगा तब तो समझो धांधली बहुत है, पर ये इंसिडेंट बहुत कम होते हैं, है ना। कोई भी पार्टी हर जगह से ऐसे चुनाव नहीं जीत सकती और पावर में नहीं आ सकती, क्योंकि देखो अभी यहाँ पर किसी और की गवर्नमेंट है, दूसरे स्टेट में किसी और गवर्नमेंट है, बरोबर है। तो अगर ऐसा होगा कि वो हर जगह ऐसा करेगी, वो केवल आधी सीट ही जीत पाएगी, आधी सीट दूसरी पार्टी वाली जीत जाएगी। अब बीजेपी अगर 2 बार लोकसभा चुनाव जीती है, वो 270 300 के आसपास जीती है, जबकि कई जगह सरकार कांग्रेस पार्टी की थी। तो ये सब चीजें होती हैं, बट ये इतने बड़े लेवल पे रिजल्ट को इफेक्ट नहीं कर सकते। ये मैं शायद कोई कैंडिडेट 2 लाख से 3 लाख से वोट से जीत रहा है, तब इसका मतलब उसकी पॉपुलरिटी है, तभी जीत सकता है, अदरवाइज नहीं जीत सकता। अब इसको मजबूत करने के लिए इलेक्शन फेयर हो, तो एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, ये बहुत पावरफुल होता है। खासकर जब चुनाव होता है, वो बहुत पावरफुल, इसकी पावर राष्ट्रपति जैसी होती है, इसको इतना पावर मिलता है। ठीक है। अब ये सब क्वेश्चन हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है, रिच को ज्यादा पैसा ना मिले, मतलब गरीब को भी खड़े होने का मौका मिले, इन सब का क्वेश्चन है। वेरी पावरफुल इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, इसमें कमिश्नर होता है। ठीक है। इसको सेम राइट्स है जैसे सुप्रीम कोर्ट को राइट्स होते हैं। ठीक है। तो चीफ इलेक्शन कमीशन जो होता है, इसको कौन अपॉइंट करता है, इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, इसको बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। अगर एक बार इसको अपॉइंट कर दिया जाए, फिर ये राष्ट्रपति की बात भी नहीं सुनता, मतलब ये उसको आंसर देने के लिए भी
लायबल नहीं, ये इतना पावरफुल बन जाता है। अगर राष्ट्रपति ने इसको बना दिया कि भैया इलेक्शन कमीशन है, उसके हिसाब से अब उसके हाथ में होता है चुनाव कराना। तो राष्ट्रपति को भी स्पॉन्सर देने की जरूरत नहीं है, और जो भी गवर्नमेंट है, जिसकी भी गवर्नमेंट सेंटर में हो स्टेट में हो, तो उसको सबकी सुननी ही पड़ती है। ये इतना पावरफुल होता है। ठीक है जी। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो रनिंग पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी होती है, ग्रुप में कोई करप्शन नहीं करता है। देखो करप्शन हर जगह है, but इतना नहीं है कि यहाँ पर ये काफी मतलब ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। अब देखो इलेक्शन कमीशन क्या क्या करता है। इट टेक डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट, कंडक्ट एंड कंट्रोल इलेक्शन। इलेक्शन डेट शुरू होने से रिजल्ट तक ये पूरा इलेक्शन कमीशन के हाथ में होता है। ठीक है। जिस दिन चुनाव लागू हुआ उस दिन कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है। ये किसी भी कैंडिडेट को पनिश कर सकता है, ये किसी पार्टी को चुनाव देने से मना कर सकता है, ये किसी भी कैंडिडेट को बोल रहा है तुम्हें आउट किया है तो तुम चुनाव में खड़ी नहीं हो सकती। इतना पावरफुल होता है। इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस। ये राष्ट्रपति, ये प्रधानमंत्री और इसको मुख्यमंत्री को भी गाइडलाइंस दे सकता है चुनाव करने के लिए। अगर वो पावर का मिसयूज करेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन भी ले सकता है। अगर उसको लगता है कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल कभी भी गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी है उसको हेल्प करना चाहता है, उसको ट्रांसफर भी कर देता है। तो बहुत पावरफुल है। जिस दिन इलेक्शन ड्यूटी होती है ना, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, जैसे आपके केवीपीजी के स्कूल टीचर्स होते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल है, ये चुनाव में इनका ड्यूटी लगता है। ठीक है। ओके। लास्ट 25 ईयर्स में इलेक्शन कमीशन आज से 1990 तक इलेक्शन कमीशन बहुत ढीला था। तो एक बहुत पावरफुल इलेक्शन कमीशन आ रहा है, उसका नाम था टीएन शेषन। वो बहुत खतरनाक था। कहते थे वो जब ब्रेकफास्ट करता था, उसके ब्रेकफास्ट में वो क्या होता था, नेता लोग होते थे, मतलब उससे नेता लोग इतने डरते थे। अभी रिसेंटली वो एक्सपायर हुए 1-2 साल पहले। तो 1990 में जब इनको कमीशन आया, इन्होंने एक्चुअल में इलेक्शन कमीशन को बहुत इंप्रूव किया। तो कहते नाश्ते में वो नेताओं को खाए जाते थे, मतलब कहने वाली बात है, नेता लोग उनसे इतने डरते थे। तो इन्होंने उस टाइम देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना स्टार्ट किया। आज आप जितना भी स्मूथ इलेक्शन देखते हो वो कहीं टीएन सेशन की मेहरबानी है। ठीक है जी। इसलिए इलेक्शन कमीशन इतना पावरफुल है, इंडिपेंडेंट। अगर इंडिपेंडेंट पावरफुल नहीं होता तो इलेक्शन कभी भी इतना स्मूथ नहीं हो पाता, फेयर एंड फेयर इलेक्शन नहीं होती। पहले ऐसा होता था 1990 से पहले, भाई पूरा जो बैलेट बॉक्स होता है उठा ले आते थे और दूसरा वहां रख देते थे, बंदूक के दम पे कई बार होता था। पर ये सच्ची बहुत गिनती की होती। ठीक है। यहाँ तक क्लियर सबको? सबको क्लियर यहाँ तक? ये तो इलेक्शन कमीशन की कुछ गाइडलाइंस, वो कैसे गाइडलाइन इशू करते हैं। एक इशू नोटिफिकेशन कि भाई अब 14 लोकसभा का चुनाव होगा। ठीक है ना। उसने पोल एक्सपेंसेस को टाइटन कर दिया, 25 लाख से खर्चा मिला, हम टाइट कर देंगे। इलेक्शन कमीशन गुजरात जा रहा है, वहाँ पर पोल अरेंजमेंट कैसे हैं ये पहले नोटिफिकेशन लगा देते हैं। एचसी हाई कोर्ट आस्क टू इलेक्शन कमीशन टू बार क्रिमिनल नेता, जिन नेताओं ने मतलब वो जो फाइल के नॉमिनेशन, तो हाई कोर्ट बोलता है उसको चुनाव मत देने दो। है ना। इलेक्शन कमीशन शूट डाउन होम मिनिस्ट्री एडवाइस ऑन पोल रिफॉर्म। तो इलेक्शन में इतना पावरफुल, होम मिनिस्ट्री को मना कर देता है। वोटर आईडी कार्ड नोट मैंडेटरी इन बिहार पॉल्स। तो ये कुछ नोटिफिकेशन है। इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट न्यू हरियाणा डीजीपी। तो ये मतलब जब चुनाव होता है ना, तो इसकी पावर, अगर समझो किसी स्टेट में इलेक्शन है तो ये चीफ मिनिस्टर से ज्यादा पावरफुल होता है, और जब देश में चुनाव होगा तब ये प्रधानमंत्री से पावरफुल होता है। ठीक है जी। चलिए ये कोई नोटिफिकेशन थे। पॉपुलर पार्टिसिपेशन, अब मतलब देश भर में एक आइडिया लिया गया है। पर चुनाव जो होता है क्या उसको पब्लिक कैसे पूछे, तो कुछ सर्वेज है। एक सर्वे है वोटर टर्न आउट इन इंडिया एंड यूके। वोटर टर्न आउट मतलब क्या होता है, समझो 100 वोटर हैं, उसमें से कितने लोग वोट डालने आए। ठीक है। तो एक सर्वे किया गया, ये यूके और इंडिया में। इंडिया वाला ब्लू वाला है और पिंक वाला इसका है, यूके का है। तो इस सर्वे में क्या पाया गया कि जैसे इलेक्शन आता गया, यूके में लोगों का वोट डालने का परसेंटेज कम होता चला गया। लेकिन इंडिया में आप देखोगे ये विद द ईयर ये बढ़ता गया। इस साल थोड़ा कम था, बट ये हमेशा अपर स्केल में जा रहा है। इसका मतलब पब्लिक को लगता है कि इलेक्शन जो है वो काफी सही हो रहे हैं, मतलब जो उसके अंदर डीलिंग है वो ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है।
तभी तो जनता वोट डालने आएगी। तो जनता को लगेगा फालतू में इलेक्शन होता है, हम जाते चुन के कोई भी आता है, मगर जनता ने को पता ये एक लोकप्रिय नेता है, पता लगा डिग्री में सबने उसको वोट दिया और वही नहीं जीता कोई और जीत गया, तो जनता को क्या लगेगा कुछ तो धांधली हुई है। पर इंडिया में ऐसा नहीं है। अब इंडिया में देखो धीरे धीरे वोटर का ट्रस्ट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, मैं आपको लिंक फिर से भेजता हूँ। ठीक है, मीटिंग एंड होने वाली है, मैं आपको रिकॉर्डिंग